गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं RNT क्लासेस। MP पटवारी के करंट अफेयर पार्ट में हम लोग लेके आए हैं कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मुझे ऑलमोस्ट पता है कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाले पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से तैयारी करें और कोई ना कोई सीट आप ज़रूर अपनी पक्की करें। उससे रिलेटेड हम लोग ये MCQ का सेशन लेके चलते हैं। RNT क्लासेस में नॉर्मली हम लोग ये कवर करते हैं, या एग्ज़ाम तक की हम लोग बात करें तो हम लोग कवर करते हैं कि कंप्यूटर के जो भी अभी तक के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। साथ में अदर जो क्लासेस भी कवर होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो कंप्यूटर है वो बैंक, SSC, CG व्यापम, MP व्यापम, CUET, CCC के पेपर में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट MCQ सेशन चलता है, हम लोग इस पे लेके हाजिर है। आगे आते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन उन्हें लिया था उसे कवर करते हैं, उसका आंसर कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी कमांड है जिससे पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो जितने लोग काम करते हैं उनको बिल्कुल पता होगा कि मुझे कंट्रोल के साथ A प्रेस करना होगा, अल्ट के साथ F5 प्रेस करना होगा, शिफ्ट के साथ यस करना होगा, कांट बी डन या इनके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। तो फाइनली आप सभी को पता है कि अगर मुझे पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट करना है तो मुझे Ctrl+A, यानी राइट आंसर जो है वो Ctrl+A जो कि हम लोग यूज करते हैं। बिल्कुल इजी, काफ़ी सारे लोगों ने इसका जवाब दिया। थैंक यू। आप सभी इसी तरह अपने डेडिकेशन को मेंटेन रखें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू प्रेस इंटर द करेंट डेट इन अ सेल। एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, और इस सेल में अगर किसी पर्सन को डेट प्रिंट करना है या डेट पुट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी। तो याद रखें Ctrl+सेमीकोलन। राइट आंसर फॉर Ctrl+सेमीकोलन, जो कई बार पेपर में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन है ये। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द प्रोग्राम एंड डेटा केप्ट वाइल द प्रोसेसर इज यूजिंग दैम। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी एंड प्रोग्राम मेमोरी। तो फाइनली हम सभी को पता है कि सर जब भी कोई प्रोग्राम कंटिन्यू रनिंग होता है और उसका कुछ पार्ट, तो हम लोग उस पर टिक करते हैं प्राइमरी मेमोरी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ आती हैं। फर्स्ट वन रैम आता है, सेकंड वन क्या आता है, रोम आता है। अब रैम के साथ में जो नाम आता है कि इट इज़ अ कॉल्ड फॉर वोलेटाइल और इट इज़ अ कॉल्ड फॉर नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, वो हम लोग कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क मेमोरी, मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, और कई बार चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा भी पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म GUI स्टैंड फॉर। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल अनइंस्टॉल्ड एंड इंस्टॉल, जर्नल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। तो अगेन हम सब लोग बोल सकते हैं क्योंकि कई बार ये जो कि इंटरफेस का पार्ट है। GUI एक इंटरफेस है और इसी का जो दूसरा भाई है वो CUI है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आज हम जो विंडो यूज करते हैं या एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज करते हैं, यहाँ पे हमें जो भी है वो इमेज के फॉर्मेट में या छोटे आइकॉन नज़र आते हैं। हर चीज़ के आइकॉन आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं ताकि वो यूज़र इंटरफेस बहुत ईजी हो, जिससे हम लोग कई बार ईजिली यूज़र इंटरफेस के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं, जहाँ जाके यूज़र कमांड टाइप करता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CMD भी बोला जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस, तो हम लोग उसे CUI बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। याद रखिए हमें हर एक कमांड के लिए, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा कि मुझे C ड्राइव में एक डायरेक्टरी बनानी या फोल्डर बनानी है तो मुझे mkdir मेक डायरेक्टरी CD कमांड चलानी पड़ती है, mkdir चलानी पड़ती है, यानी मेक डायरेक्टरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना पड़ता है। या इसके अलावा मुझे डेट कमांड भी चलानी पड़ती है,
डेट के अलावा टाइम कमांड भी चलानी पड़ती है। तो ये सभी कहाँ पे यूज़ होता है, डॉस पे। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आए थे तो उनके पास केवल कमांड यूज़र इंटरफेस का ही काम था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो डिफरेंट टाइप के मॉडल जो कंप्यूटर के आए, वो हमें जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो यूज़र का इंटरफेस प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, उसे हम लोग GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के नाम से जानते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। While sending an email hints about the matter of email। अगर आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो कौन सा ईमेल का पार्ट है जो कि आपको हिंट प्रोवाइड करता है कि आपने किसको क्या भेजा है। अगर आप सभी मेल यूज़ करते हैं तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले नॉर्मली टू, देन उसके बाद CC, देन उसके बाद BCC, ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है। टू यानी जिस पर्सन को आप मेल करना चाहते हैं हम उसका नाम टाइप करते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपने टाइप किया ABC@123 पर्सन है। CC का फुल फॉर्म कई बार पेपर में आ चुका है, कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैटर आपने लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में किसी एक पर्सन या अपने प्रिंसिपल को क्या लिखा है, सर एक एप्लीकेशन टाइप करके मेल किया हुआ है। तो ये जो एप्लीकेशन आपने टाइप करके मेल किया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से प्रोवाइड करता है। तो अगेन पहला नाम दिया वो देखिए, सब्जेक्ट, टू, कंटेंट्स एंड CC। तो आप सभी को पता है कंटेंट का ऐसा कोई फॉर्मेट होता नहीं, CC बिल्कुल है, जिसे हम लोग कार्बन कॉपी बोलते हैं। इनका नॉर्मली यूज हम किसको रखना चाहते हैं CC में उसके लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्लियर करता है कि क्या है आपका सब्जेक्ट का मैटर। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सोल्यूशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल तीनों जो चारों ऑप्शन है बहुत क्लोज है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, नेटवर्क सोल्यूशन बोलते हैं, प्रोग्राम एप्लीकेशन या प्रोग्राम एप्लीकेशन इंटरफेस बोलते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अगेन याद रखें, विंडोज़ का जो ये सिस्टम है जिसे हम लोग विंडोज़ 7 इज़ एग्जाम्पल, तो विंडो का ये जो प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करने का काम करते हैं और यूज़र की इंफॉर्मेशन हार्डवेयर तक और हार्डवेयर की प्रॉब्लम यूज़र तक डिस्प्ले कराने के लिए जो एक कम्युनिकेशन पार्ट है, जो एक बोला जाए कि जो बीच में गैप है उसे कंप्लीट करने का काम जो करता है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वैरायटी हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, CUI होता है, दूसरा GUI होता है। एक में आप कमांड टाइप करते हैं, एक में केवल माउस पॉइंटर नज़र आता है, या माउस पॉइंटर के अलावा आप रन पे जाके कुछ कमांड टाइप करके भी हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे पढ़ें और अपने पेपर को एक्सेस करें या वहाँ से ज़्यादा नंबर गेन करें। व्हाट इज़ द आउटपुट, वेरी क्लियर है क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था IPOS, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट एंड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट। व्हाट द प्रोसेसर टेक फ्रॉम द यूज़र, यानी यूज़र से क्या लिया जा रहा है। व्हाट द यूज़र गिव टू द प्रोसेसर, व्हाट डज प्रोसेसर गॉट फ्रॉम द यूज़र, एंड व्हाट डज प्रोसेसर गिव टू द यूज़र। क्योंकि हमें बात कर किया जा रहा है कि मे बी टेक करना, गिव्स टू प्रोसेसर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो दो अलग अलग केसेस हैं। व्हाट द यूज़र गिव्स टू प्रोसेसर यानी प्रोसेसर को देने की बात हो रही। क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ जो फाइनल आंसर है, व्हाट द प्रोसेसर गिव टू यूज़र, यूज़र को प्रोसेसर के द्वारा क्या दिया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है कि हम जो भी काम करते हैं उस पर तीनों चीज़ें होती हैं, इनपुट, आउटपुट, देन प्रोसेस। आपने खाना खाया, आपने एक तरह से इनपुट लिया। खाना खाने के बाद जब वो आपके शरीर में जाता है तो विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, ये जो भी आपको मिलते हैं, इससे आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करती, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर आउटपुट। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, अगर आपको ये भी देखना है कि इनपुट का क्या असर है तो दूसरा केस आप देखते हैं कि आप अपने फिंगर को थोड़ा सा प्रेस करें। जैसे जैसे प्रेस करेंगे इसमें दर्द का आपको आभास होगा, यानी आपको पता चल रहा है कि सर हम इसे दबा रहे हैं, यानी हम इसे एक तरह से इनपुट कर रहे हैं।
और इनपुट के बाद जो प्रोसेसर है जहाँ से आपको चीज़ें ये पता चलती हैं कि सर ये आउटपुट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, क्योंकि जितने भी सिस्टम हैं वो तीन चीज़ों पे काम करते ही करते हैं कि सर जो भी चीज़ आप इनपुट कर रहे हो वो प्रोसेस होके आपको रिवर्ट ज़रूर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने अपनी पढ़ाई पटवारी के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए की है तो जैसे ही उसका पेपर होगा तो पेपर आपका प्रोसेस है, और प्रोसेस होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वो आपका आउटपुट के रूप में बनता है। ठीक है, तो ये उसी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कवर करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर फ्री इज़। कॉपीराइट जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री है, इसके पीछे का जो रीजन है, जस्ट लाइक शेयरवेयर होते हैं, फ्रीवेयर होते हैं, ग्रुपवेयर होते हैं। ईमेल, क्योंकि ईमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रुपवेयर होता नहीं है। अब दो नाम आपने ज़्यादातर सुना होगा, तो शेयरवेयर हर किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो हम लोग उसे बोल सकते हैं अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर फ्रीवेयर। जैसे VLC प्लेयर अगर आप डाउनलोड करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करते हैं, तो ये फ्रीवेयर हैं, इनमें कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ता। शेयरवेयर का मतलब कि कुछ टाइम हमने आपको फ्री में प्रोवाइड किया, उसके बाद आपसे चार्जेस की डिमांड की जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a blinking symbol on the screen that can show where the next character will appear is an। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर अपेयर होगा वो कहाँ होगा, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो डिलीट की होगी? तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में किसी भी मैटर को किस साइड से डिलीट करने के लिए यूज की जाती है, राइट हैंड साइड से। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका कर्सर यहाँ है और आपने अपने कीबोर्ड से कौन सी बटन दबाई है, डिलीट बटन दबाई है, तो इस कर्सर के जो भी लेफ्ट के पार्ट हैं वो 1 बाय 1 करके डिलीट होते हुए चले जाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस कई बार आता है, याद रखिएगा। डिलीट और बैक स्पेस पे डिफरेंस बताएं। बैक स्पेस अगर आपकी यूज करते हैं तो बैक स्पेस दबाने के बाद जो भी आपके राइट हैंड के कैरेक्टर हैं वो 1 बाय 1 डिलीट होते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने डिलीट बटन दबाया है तो कर्सर के राइट हैंड साइड के पूरा डेटा 1 बाय 1 डिलीट होता है। डिलीट किए हुए डेटा को आप दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते, जबकि हम पर्टिकुलर ये बोल सकते हैं कि अगर आपने बैक स्पेस दबाया है तो उसे लाया जा सकता है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि डिलीट और बैक स्पेस में डिफरेंस। किसी फोल्डर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस यूज नहीं होता, पहली बात ये याद रखिए। किसी भी कैरेक्टर को हटाने के लिए बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। सेम अगर आपको लगता है कि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप परमानेंट डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर ये बोला जाता है कि हम डेटा को ज़्यादातर क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। तो पहला डिलीट की है, एरो की है, कर्सर है एंड रिटर्न की है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होगा, कर्सर, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे आप मैटर टाइप कर रहे हैं वो कर्सर ही बताता है कि इस पोजीशन पे आप मैटर टाइप कर रहे हैं। अदरवाइज आप कीबोर्ड से कोई भी बटन टाइप करिए, जहाँ पे टाइप हो रही वो आपका कर्सर पोजीशन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन आगे बढ़ते हैं। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू पिक्चरिंग एन इवेंट, नरेटिंग अ स्टोरी, राइटिंग अ लेटर, क्रिएटिंग अ ड्राइंग। तो आप सभी को पता है अगेन इट इज़ अ राइटिंग अ लेटर, क्योंकि उसी का एक फॉर्मेट है कि हम किसी को लेटर भेजना चाहते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट बदल के क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में आ गया। शायद इसी वजह से इसका नाम ईमेल हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो मेल आप तक पहुँचता है, जो कि बहुत कम टाइम में आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, द एब्रिविएशन ISP यूजली मीन्स। ISP का जो एब्रीवेशन आपको प्रोवाइड करता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहला नाम दिया हुआ है इंटरनेशनल स्पाई प्रोजेक्ट, नेक्स्ट वन इंडियन सोशल प्लानिंग, नेक्स्ट वन इनिशियल सर्विस प्रोवाइडर, और नेक्स्ट वन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एयरटेल है, जियो है, BSNL है। BSNL के अलावा आपने सुना होगा MTNL है। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। A network component are connected to the same cable is the topology। तो टोपोलॉजी देखिए हर तरह की होती है। टोपोलॉजी का मतलब है कि अगर आपके घर में 4 कंप्यूटर हैं
और उन 4 कंप्यूटर को आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखना चाहते हो, तो हम अपने घर के स्ट्रक्चर को देखते हुए उन कंप्यूटर को सेट करते हैं, और सेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है हम उस टोपोलॉजी के भी आप पे नाम देते हैं। जैसे किसी ऑफिस को देखने पर अगर आपको लगा कि ऑफिस सर्किल में है, तो हम ज़्यादातर वहाँ कौन सी टोपोलॉजी लगाते हैं? रिंग टोपोलॉजी लगाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि सर आपके घर में जैसे एक सिंगल केबल पे मल्टीपल कंप्यूटर जोड़ दिए गए हैं, तो ये जो टोपोलॉजी बनेगी ये कौन सी टोपोलॉजी बनेगी, ये आपको बताना है। तो अगेन इट इज़ अ कोड फॉर बस। इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी समझिएगा, बस टोपोलॉजी बोलने का मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि नॉर्मली आपके पास एक केबल होती है, केबल के स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जो भी कंप्यूटर है वो जुड़े होते हैं, वो अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ पीसी बढ़ने के बाद इस टोपोलॉजी की स्पीड कम हो जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बैकबोन केबल के ऊपर काम करती है, यानी ऐसी टोपोलॉजी जो केवल बैकबोन केबल पे काम करती है, हम बोल सकते हैं बस टोपोलॉजी है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। जिस टोपोलॉजी को देखने के बाद लगे कि सर वो स्टार का आकार ले रही, स्टार टाइप में कन्वर्ट हो रही है, हम लोग उसे स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी का मतलब है जो रिंग का सरफेस जनरेट करती है। बस टोपोलॉजी रिलेटेड टू बैकबोन केबल क्रिएटेड टू मल्टीपल एज अ लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी इन अ सिंगल केबल दैट नोन एज अ बस टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, वन कंप्यूटर कनेक्ट टू मल्टीपल इन अदर कंप्यूटर, दे कैन क्रिएट अ मैश टोपोलॉजी। They can smooth function, they can provide a smooth functioning, but this topologies are very costly। बोला जा सकता है कि ये जो टोपोलॉजी होती है थोड़ी महंगी होती है। तो इसके बारे में और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रहे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड बाय द सेम केबल, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। A symbol of screen that can represent a disk, document, program that you can be select. Key, caps, icon and monitor. A symbol of screen that can represent a disk. अगर कोई डिस्क का सिंबल रिप्रेजेंट करता है, डॉक्यूमेंट का, प्रोग्राम का, दैट दे आर सेलेक्टेड, तो हम लोग उसे सेलेक्ट करने के लिए क्या, कीबोर्ड की बात नहीं चल रही, कैप्स की बात भी नहीं चल रही, क्योंकि हमें अपर केस लोअर केस पे नहीं जाना है हमें। नेक्स्ट वन, मॉनिटर की बात भी नहीं चल रही, अगेन इट इज़ किसकी बात चल रही है? आइकॉन्स, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे किसी ने कहा सर मुझे माई कंप्यूटर खोलना है, तो जो फर्स्ट टाइम कोई बंदा आ रहा है वो बाकायदा ये देखिएगा कि सर कहाँ पे लिखा है माई कंप्यूटर, वो माई कंप्यूटर के पर्टिकुलर पॉइंट में आया, क्लिक किया, ओपन हो गया। किसी को कहा गया कि डेस्कटॉप पे एक ABC नाम का फोल्डर बना है, उस पर क्लिक करो, तो वो भी क्या देखेगा? आइकॉन देखेगा। किसी ने कहा कि सर मुझे जस्ट लाइक का वेब ब्राउज़र स्टार्ट करना है, तो आपने वेब ब्राउज़र देखा किसका? जस्ट लाइक का आपने गूगल क्रोम का देखा। तो ये जो टर्म है ये आइकॉन ही है जो कि रिप्रेजेंट कराते हैं, और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक टर्म भी कवर किया जिसका नाम था GUI। इट इज़ अ कॉल्ड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू अ इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है और पूरे डेटा को, तो हार्ड डिस्क है, रैम है, CPU है एंड रोम है। द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू अ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा एज अ इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर हार्ड डिस्क का पार्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हार्ड डिस्क पे नंबर ऑफ प्लेट लगी होती है। रैम को बोल सकते हैं कि वो भी अटैच करता है। प्रोसेस करने के बाद तो हम बोल सकते हैं, प्रोसेस का नाम आ रहा है इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। प्रोसेस डेटा की जब भी कभी बात आती है तो अगेन राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है। डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द, अगर किसी भी डेटा से आपने कोई भी चीज़ आपने क्या किया है, जस्ट एप्लीकेशन स्टोर कॉपी किया है, तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो आप सभी को पता है कि जब भी किसी भी चीज़ से हम लोग कोई भी डेटा का कट करते हैं या कॉपी करते हैं, ज़्यादातर कॉपी के लिए हम बात करें, तो वो कुछ टाइम के लिए जो डेटा स्टोर करके रखा जाता है वो क्लिपबोर्ड है। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं
डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हो और किसी भी मैटर को आपने क्या किया, Ctrl+C किया तो मैटर कॉपी होता है, और कॉपी होने के बाद जिस बोर्ड पे जाके स्टोर होता है उस बोर्ड का नाम क्या होता है, क्लिप बोर्ड। हम लोग उसे क्लिप बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्लिप बोर्ड, जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, एवरी component of your computer is called software, CPU, RAM, input device or output device, application software and system software, hardware और system software। तो अगर हम लोग अटैच करें तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर। तो नॉर्मली आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको और ज़्यादा डीप में जाने की बात कर रहा है, लेकिन राइट आंसर आपके सामने दिख रहा है। इट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल क्लियर है सर। जो कंपोनेंट आप टच करके पाते हैं, जस्ट any type of device that can you physically touch, that known as a hardware। any type component that can you no touch, that like a use for as a interface, they can as a software। software can divide as a multiple type, for example application software, utility software, it is a called for freeware software, freeware, shareware software। these are different type of software, they can be create as a user interface for the different environment and platform। next one, a collection of interrelated file is in a computer is a। अगर कोई फाइल सिमिलर टाइप के कंपोनेंट से रिलेटेड फाइल को कलेक्ट करके रखता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो अगेन इट इज़ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाएगा, स्प्रेडशीट बोली जाएगी, डेटाबेस बोला जाएगा, टेक्स्ट फाइल। तो सर टेक्स्ट फाइल का कोई रोल होगा नहीं, स्प्रेडशीट केवल वन टाइप यानी कैलकुलेशन वाले पार्ट को स्टोर करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर मैं बात करूँ MIS, ऐसा कोई कंपोनेंट नॉर्मली स्टोर नहीं किया जाता। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी इंटर रिलेटेड फाइल्स को स्टोर करने का जो काम किया जाएगा, हम लोग उसे कई बार बोल सकते हैं अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर डेटाबेस, जो कि डेटाबेस से रिलेटेड कंपोनेंट को क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द आल्सो कॉल्ड द वेब कंटेंट्स बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ कॉल्ड वेब पोर्टल, HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब आर डोमेन नेम। also called as a web, content of billion of document। तो बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट को जो होल्ड करके रखने का काम यहाँ पे करता है, बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। वेब पोर्टल नंबर ऑफ वेब का कलेक्शन होता है वेब पोर्टल। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड जिसे हम लोग कई बार W3 के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। डोमेन अगेन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस भी डोमेन में आप काम करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एजुकेशन डोमेन पे जाना चाहते हैं तो ED यूज करते हैं। अगर आप जस्ट लाइक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं तो .com यूज़ करते हैं। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो .org यूज़ करते हैं। तो ये डोमेन नेम के बिहाफ पे बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट डिसाइड होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चूज़ द वेब ब्राउज़र अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन से वेब ब्राउज़र हैं वो आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो नेक्स्ट वन, जो वेब ब्राउज़र के कंपोनेंट काम करते हैं जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल MNS मैसेंजर, याहू मैसेंजर, रेडिफमेल मैसेंजर एंड मोजिला फायरफॉक्स। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट काम करते हैं उन्हें हम लोग वेब ब्राउज़र बोलते हैं। याहू मैसेंजर नाम लिखा हुआ, रेडिफी मैसेंजर है, ये भी है। तो अगेन इट इज़ राइट आंसर मोजिला फायरफॉक्स, जो कई बार पेपर में रिपीटेड है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द कोड फॉर वेब पेज इज रिटन यूजिंग। वेब पेज का जो कोड है वो किस पे लिखा होता है? तो सबसे पहला नाम लिखा हुआ 5th जनरेशन लैंग्वेज, यानी आज की जो भी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे C# हो, चाहे पाइथन हो, वो 5th जनरेशन लैंग्वेज का टाइप है। विनजीप सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि ज़्यादातर डेटा को कंप्रेस करके रखता है। HTTP जिसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं,
जो कि ज़्यादातर वेब पेज की डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट में या उसे बनाने में यूज़ होता है। पर्ल अगेन इट इज़ अ लैंग्वेज है, तो राइट आंसर HTTP, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, द स्टोरेज दैट कैन रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्नड ऑफ इज referred to as volatile storage, non-volatile storage, sequential storage, direct. The storage that can retain a data after power is turned off. ऐसी स्टोरेज जो पावर के कट हो जाने के बाद भी डेटा स्टोर करती है उसका नाम होता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो हम लोग उसे बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल की। अगर मैं बात करूं तो नाम हम लोग इस पर किसका यूज़ करते हैं, रोम का। और जहां से डेटा गायब होता है अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों के एब्रीविएशन है। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब मैग्नेटिक टेप, जहाँ पे डेटा सिक्वेंसली एक्सेस होता है। डायरेक्ट स्टोरेज का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं पे भी, चाहे वो पेन ड्राइव हो चाहे वो हार्ड डिस्क हो, वो डायरेक्ट स्टोरेज का पार्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट 1000 बाइट्स। अब बात हो रही है कि सर आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट होता है सर। अब इनका कहना है कि 1000 बाइट कंबाइंड की जा रही है, तो 1000 बाइट जब कंबाइंड होगी तो क्या बनेगा। तो 1000 बाइट कंबाइंड होने के बाद जो पहला नाम कवर होता है इट इज़ अ कॉल्ड फॉर 1 KB, 1 KB, जिसका नाम होता है किलोबाइट। अब आगे बनता है 1000 किलोबाइट कंबाइंड एज अ 1 MB। नेक्स्ट 1024 MB जब कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, 1 GB बनेगा। 1024 GB कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, 1 TB बनेगा। तो एक सीक्वेंस है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, उसे ज़रूर देखिए आप। बीट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, 2 नंबर होते हैं, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से इसे क्रिएट किया जाता है। बाइनरी डिजिट के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसे जानते हैं, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइनरी में केवल 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफसेट, 1 का मतलब प्रेजेंट सेट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसे बनाया जाता है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में कवर किया जा चुका है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म यूज बाय द अनसॉलिटेटेड ईमेल। अनसॉलिटेटेड ईमेल जिसे हम लोग प्रॉपर तरीके से ये बोल सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ईमेल, जिसका कहीं से कोई भी लिंक नहीं है, अगर वो आप तक पहुंचता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यू ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन या स्पैम। तो आपने सुना होगा कि ऐसा ईमेल जिसको क्लिक करने के बाद आपके लॉटरी लग जाते हैं या आपका पीसी हैंग हो जाता है, तो उस केस में हम लोग उसे स्पैम बोलते हैं। कई बार ये बोला भी जाता है कि इस तरह के मेल को हम बिल्कुल भी टच ना करें। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next one, an example of telecommunication device is a keyboard, mouse, printer or modem. टेलीकम्युनिकेशन की बात की जा रही है, मॉडम है। मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडम के नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि अगर आपका कंप्यूटर डिजिटल है और एनालॉग जो सिग्नल हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए मॉडम की रिक्वायरमेंट होती है, और ख़ासतौर से हमें इंटरनेट चलाने के लिए मॉडम की रिक्वायरमेंट होती है सर। आप देख रहे हैं RNT क्लासेस का ये कंप्यूटर MCQ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी इज मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द CPU यूज एज अ एक्सटेंडेड रैम। बिल्कुल को सही क्वेश्चन है। सेकेंड, इन अ रैम। थर्ड वन, ओनली नेसेसरी इफ यू डू नॉट हैव एनी रैम इन योर कंप्यूटर। अ बैकअप डिवाइस फॉर फ्लॉपी डिस्क, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओनली नेसेसरी इफ यू डू नॉट हैव एनी रैम इन योर कंप्यूटर, दैट केस बिल्कुल नहीं। इन अ रैम नहीं। अ मेमोरी ऑन अ हार्ड डिस्क ड्राइव दैट कैन CPU यूज इन अ एक्सटेंडेड रैम। तो बैकअप में ओनली नेसेसरी इफ you do not have any RAM in your computer,
तो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में मेमोरी ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव दैट कैन सीपी यूज एज एक्सटेंडेड रैम, बिल्कुल वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। नेक्स्ट वन, तो आप देख रहे थे रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर पार्ट में हम लोग कंप्यूटर इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आज हाजिर हैं, जो कि सामने जितने भी पेपर हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन हम लोग हर बार आपके लिए लेके आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसे भेजें ताकि उन्हें भी इस आगे आने वाले पेपर का फ़ायदा हो पाए। थैंक यू आप सभी का प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप सभी का सपोर्ट इसी तरह मुझे मिलता रहे ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलो ना। हम्म।